हेलो, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। मतलब एंजाइम के कंसंट्रेशन का उसकी एक्टिविटी पे क्या अफेक्ट आता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कर रहा है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी इंक्रीज। मतलब अगर हम एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, मतलब जैसे जैसे हम एंजाइम को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इधर जा रहे हैं तो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं और हमारा रिएक्शन क्या होता है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि एंजाइम की एक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू द मैक्सिमम एंड देन डिक्लाइंस। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एंजाइम रिएक्शन की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रिएक्शन की वेलोसिटी होगी वो एक टाइम तक इंक्रीज होगी और उसके बाद वो क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगर हम हाई टेम्परेचर कर देते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रोटीन डीजेनरेट हो जाती हैं या उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। इस वजह से बाद में वो क्या होता है, डिक्लाइन कर जाता है और हमें एक वेल शेप्ड कर्व मिलता है। बेल शेप्ड मतलब घंटाकार, घंटे जैसा। ओके, जो मंदिरों में घंटा होता है ठीक वैसा ही ग्राफ मिलेगा। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम Q10 बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन द एंजाइम वेलोसिटी व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। इसके कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उस पर जो इंक्रीज होगा वो हमारा होता है Q10। ओके, जो हमारा Q10 की वैल्यू होती है वो 2 होती है, 2 मतलब 2। ओके, 0 से 14 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 से 14 डिग्री सेल्सियस में हम किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो Q10 की वैल्यू होगी वो 2 होगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है मोस्ट ऑफ एंजाइम के लिए वो 45 डिग्री सेल्सियस होता है, 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा एंजाइम होता है अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे तो उनका डीनेचुरेशन हो जाता है, जो कि डी अरेंजमेंट करता है नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर में। और जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इनएक्टिव हो जाते हैं एबव 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये रहा हमारा ग्राफ। ग्राफ में देखें यहाँ पे टेम्परेचर है नीचे, ऊपर है हमारा रिएक्शन की वेलोसिटी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं पहले तो हमारा रिएक्शन का वेलोसिटी बढ़ती जाती है, एक ऑप्टिमम लेवल पे आने के बाद मतलब 40 डिग्री सेल्सियस के बाद ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाता है। ओके, और 70 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पे इसकी एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाता है या ख़त्म ही हो जाता है। ओके, तो ये इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। ये एकदम घंटे जैसा होता है। ओके, हमेशा याद रखना बेल शेप्ड कर्व। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का क्या इफेक्ट आता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। ओके, तो हम इसको देखते हैं। इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन considerably influences the enzyme activity and a bell shaped curve is normally obtained। ये कह रहा है कि मतलब जो भी हमारा एंजाइम का एक्टिविटी होता है वो एक ऑप्टिमम पीएच पे मैक्सिमम होता है। अगर उस ऑप्टिमम पीएच से कम या ज़्यादा करते हैं या उनमें अल्टरेशन करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। और अगर हम बहुत ज़्यादा पीएच को कम कर दें या बढ़ा देते हैं
तो हो सकता हो ऐसा हो जाए कि हमारा जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाए। ओके, तो पीएच का इतना ही इफेक्ट है कि जो हमारा एंजाइम होता है वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीएच पे या ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है। अगर हम उस पीएच से ऊपर नीचे करते हैं, अल्ट्रेशन करते, बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, इसमें हमें बेल शेप्ड कर्व मिलेगा। ये रहा हमारा वेल शेप्ड कर्व। नीचे हमारा पीएच है, यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे पीएच बढ़ाते हैं रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ती है, और एक ऑप्टिमम पीएच के बाद अगर फिर भी हम उसको पीएच को बढ़ाते हैं तो फिर एंजाइम की वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ओके, फोर्थ है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो इसमें कह रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट जनरली डिक्रीज द एंजाइम वेलोसिटी। मतलब अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बन के एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। फिफ्थ है इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। अभी बात करते हैं कि एक्टिवेटर्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको कुछ इनऑर्गेनिक मेटालिक कैटायन रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, जो कि उसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, और सेकंड है हमारा मेटाइलो एंजाइम। जो हमारा मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम होता है उसमें जो मेटल होता है वो टाइटली हेल्ड नहीं होता है। किसके थ्रू? एंजाइम के थ्रू। मतलब इसमें एंजाइम और जो मेटल के बीच बॉन्ड होता है वो टाइटली नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है ज़्यादा। तो ये क्या होता है, ये मेटल्स एक्सचेंजेबल होते हैं। ओके, इसमें एग्जाम्पल है एटीपेज, जो कि मैग्नीशियम और कैल्शियम चाहिए इसको एक्टिव करने के लिए। एनोलेज के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। सेकंड है हमारा मेटाइलो एंजाइम। मेटाइलो एंजाइम में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है वो मेटल्स को बहुत ही टाइटली होल्ड करता है, जिसके कारण से ये एक्सचेंजेबल नहीं होते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल है फिनॉल ऑक्सीडेज, जो कि कॉपर के साथ कॉपर को होल्ड किए रहता है। सेकंड है जैंथिन ऑक्सीडेज, मॉलिब्डेनम। थर्ड है साइट्रोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि आयरन और कॉपर के साथ को टाइटली होल्ड किए रहता है, और ये आयंस इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, या इनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि अंडर आइडियल एंड ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब ऑप्टिमम कंडीशन में उसका पीएच अच्छा हो, टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, तो जो टाइम रिक्वायर होती है हमें एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए वो बहुत ही लेस होती है। अगर हम इन किसी भी कंडीशंस में वेरिएशन करते हैं, जैसे पीएच बढ़ा दे, टेम्परेचर बढ़ा दे, तो क्या होता है कि टाइम में अल्टरेशन आ जाता है। मतलब अगर हम ऑप्टिमम कंडीशन में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तब हमारा टाइम कम या ज़्यादा हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। एक्सपोजर ऑफ एंजाइम टू द अल्ट्रावायलेट बीटा गामा एंड एक्स रेज inactivates the certain enzymes due to the formation of peroxides। इसमें क्या कर रहा है कि अगर हम अपने एंजाइम को एक्सपोजर करवाते हैं अल्ट्रावायलेट बीटा गामा एंड एक्स रेज से, तो इससे एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, इसमें एक एग्जांपल है कि जो हमारे यूवी रेज हैं, यूवी रेज जो होती हैं वो इनहिबिट कर देती हैं क्या, सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को। ओके, सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को कौन इनहिबिट करता है? यूवी रेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल। मतलब अगर हम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो जो एंजाइम रिएक्शन की वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है एक लिमिटेड रेंज में। ओके, और हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ मिलता है अगर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं वेलोसिटी को और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में। वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, जिसमें हमें थ्री फेजेस दिखते हैं। जिसमें फर्स्ट होता है लीनियर, सेकेंड होता है कर्व, और थर्ड होता है ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। ओके, इसको अभी आगे हम देखेंगे। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट वाले में जो ग्राफ आता है ये वैसा ही ग्राफ होता है। ओके, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इसमें कह रहा है कि अगर जो हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन है Km, Km मतलब माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा कम है
तो जो हमारा वेलोसिटी होगी रिएक्शन की वो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम का रिएक्शन बढ़ती जाएगी और ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि अगर जो हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, अगर जो हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है यस, अगर वो बहुत ज़्यादा है Km से, मतलब माइकलिस मेंटन कांस्टेंट से, तो जो रिएक्शन की वेलोसिटी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे, और इस रिएक्शन के ऑर्डर को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स एंड Km वैल्यू। Km मतलब माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अनस्टेबल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें कह रहा है कि जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है और एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट का, और फर्दर क्या होता है प्रोडक्ट हमारा बन जाता है और एंजाइम क्या होता है सेपरेट हो जाता है कॉम्प्लेक्स से। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये K1 K2 K3 क्या है। K1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, K2 भी कांस्टेंट है, K3 भी कांस्टेंट है। K1 जो होता है वो हमारा इसका कांस्टेंट है, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्ट करके जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसका जो हमारा कांस्टेंट है वो K1 है। ये दोनों साइड रिएक्शन चल रही है, तो जो K2 है वो हमारा E यस से जो यस और E बन रहा है उसका कांस्टेंट है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जो हमारा प्रोडक्ट और एंजाइम बन रहा है उसका कांस्टेंट है K3। ओके, अब बात करते हैं कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो होता है उसको हम ब्रिग्स एंड हेल्डेन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ब्रिग्स एंड हेल्डेन कांस्टेंट के नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, Km इज इक्वल टू K2 प्लस K3 अपान K1। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें हमारा V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू यस अपॉन Km प्लस यस आता है। तो जो हमारा V है वो मेजर्ड वेलोसिटी है, V मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यस क्या होता है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, Km क्या होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एज्यूम करो जो हमारी मेजर्ड वेलोसिटी है V, वो क्या है, हाफ है मैक्सिमम वेलोसिटी के। ओके, हाफ है मैक्सिमम वेलोसिटी के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ये 1/2 V मैक्स। ओके, अब क्या होता है कि ये V मैक्स से V मैक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये Km को हम इधर कर देंगे 2, Km को हम इधर कर देंगे Km प्लस यस को, और ये वाला यस जो है ये 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे Km और यस इस साइड आ गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर से, V मैक्स है और यस है, तो V मैक्स से V मैक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2s। अब Km इज इक्वल टू 2s माइनस यस कर देंगे, क्योंकि यस यहाँ पॉजिटिव पे है, जब इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो Km इज इक्वल टू यस आएगा। ओके, अब यहाँ से हम Km को डिफाइन कर सकते हैं कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता क्या है। तो Km और द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है जो कि मोल पर लीटर में है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, मोल इन लीटर में, मोल पर लीटर में। ओके, जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जो कि प्रोड्यूस करता है हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी का होता है उसका हाफ इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो हमारा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है वो डिफाइन है एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो लो Km वैल्यू होती है वो इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट, और जो हाई Km वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट करती है वीक एफिनिटी बिटवीन देम।
मतलब अगर बात करते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है तो Km वैल्यू क्या होगा, वो लो होगा, और इसका वाइस वर्सा अपोजिट होगा। ओके, ये है हमारा ग्राफ माइकलिस मेंटन का। इसमें जो अभी पीछे हमने बात किया था कि 3 फेज होता है, तो ये हमारा ए फेज है, ये हमारा बी फेज है, ये हमारा सी फेज है। ए फेज में लीनियर होता है, बी में होता है, और सी में हमारा क्या होता है, अनचेंज्ड होता है। ये हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, इधर हमारी वेलोसिटी है, ये हमारा वी मैक्स है। अब वी मैक्स का ये हमारा हाफ वी मैक्स है, तो जो हाफ वी मैक्स होता है उसको हम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। इसको समझ में देखिए, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अभी बात करते हैं, जो हमारा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ही होता है जो कि हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस करे। तो ये हमारा हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वही हमारा क्या है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है। खत्म। अभी नेक्स्ट है हमारा लाइन वीवर बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक साथ एग्जाम में पूछे जाते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट एंड लाइन वीवर बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। ओके, तो further determination of Km value, the substrate saturation curve is not very accurate. By taking the reciprocals of equation 1, a straight line graphic representation is obtained. अभी बात करते हैं कि इक्वेशन 1 कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन n का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल मतलब कुछ नहीं होता है, इसको अपोजिट कर देंगे, मतलब v है तो 1/v कर देंगे, और इसके v 1/v max यस अपान Km प्लस यस कर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा अपोजिट हो जाएगा, और इसके हम कर देंगे 1/v। ओके, तो यहाँ पे वही हुआ है, रेसिप्रोकल करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का तो 1/v हो जाएगा, Km प्लस यस ऊपर चला जाएगा, और v मैक्स अपान यस नीचे आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इसको हम अलग अलग लिख देंगे। जो हमारा Km होता है, ये वाला Km और ये वाला यस, इसके नीचे हम लिख देंगे v मैक्स इंटू यस। ओके, ये इक्वेशन क्या होता है, हमें सिमिलर है किसके, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, तो इसमें कह रहा है कि देयरफॉर ए प्लॉट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी, जो हमारा वेलोसिटी के रेसिप्रोकल है उसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, किसके रेसिप्रोकल ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के रेसिप्रोकल से, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसमें जो Km अपान वी मैक्स होता है वो हमारा स्लोप होता है, और इंटरसेप्ट क्या होता है, 1/v मैक्स होता है। ओके, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा रेसिप्रोकल है वेलोसिटी का, ये हमारा सबस्ट्रेट का रेसिप्रोकल है। अगर हम इन दोनों में ग्राफ को बनाते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा जहाँ पे स्लोप क्या होगा, Km अपॉन वी मैक्स होगा, और इंटरसेप्ट होगा 1/v मैक्स। ओके, तो ये रहा हमारा लाइन वीवर बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। Please like the video, subscribe my channel and share the video to your classmates and friends. Thank you.